जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी सर, थैंक यू सो मच। तार साहब, इस वक्त अमरीकी सदर जो हैं, एक तो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया था। इस वक्त उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान भी वो कहते हैं मैंने सीज फायर करवाया है, और वो उसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के ऊपर एक पार्टिंग शॉट खेली, जिसमें ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पे हमला किया, एनरिचमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया। और अब वो कहते हैं कि ईरान कभी भी काबिल नहीं होगा। और अभी उन्होंने इसराइल को भी धमकी दी है कि भाई तुम दोबारा हमले ईरान पे करने बंद बंद करो। और ये एक चीज इंपॉर्टेंट है तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं, खास तौर पे ईरान इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को, और जो ईरान ने कोशिश की कतर के अंदर हमला करने की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मैनेज्ड हमला था, वो पहले ही बता दिया गया हुआ था। और ये एक कतरियों को भी पता था और अमेरिकन को भी पता था। तार साहब, अब आप क्या समझते हैं, ईरान हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो गया है, इसराइल इस मिडल ईस्ट की सुपर पावर है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस चीज से डिसएग्री करूंगा आपसे कि जो ईरान है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसमें नहीं, बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं 10 खबरें आपके सामने रखूंगा और फिर उनका 10 खबरें या इससे रिलेटेड चीजें सामने रखता हूं, फिर उनको उनका एनालिसिस करते हैं। चीमा साहब, एक तो ये ईरान की सलाहियत से लेते हैं। इस वक्त रॉयटर्स और इसराइल की कई न्यूज एजेंसियां हैं, वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमले जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए उनको कंप्लीटली नुकसान पहुंचाने के। दूसरा एक सबसे बड़ा साइन है कि अगर हमले होते तो रेडिएशन होती बहुत बुरे तरीके से, और रेडिएशन भी इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं की जा रही। दूसरा चीमा साहब, देखिए इसराइल ने फिर 2 हमले किए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के अनाउंस करने के बाद। वो वजह क्या थी? एक हमला उन्होंने एक जो मिसाइल है उसी जगह पे मारा है जहां पे हमले किए जाते थे, जहां पे पहले बंकर बस्टर जो मारे गए थे। दूसरा हमला किया गया था, 2-3 हमले किए उन्होंने। दूसरा हमला था कि ईरान का एक रडार सिस्टम अभी बचा हुआ था, उसको तबाह करना था, वो तबाह कर दिया है। एक एटॉमिक साइंटिस्ट को मारना चाहते थे जिसका नाम सदीकी साबर था। उसके वो अपने पेरेंट्स के घर तेहरान छोड़ के जा चुका था, इनकी मुखबरी थी, वहां जाके उन्होंने तीसरा मिसाइल वहां पर मारा और वो शहीद हो चुका है। अब वो सलाहियत के बारे में बात करूंगा। इसराइल ये समझता था शायद ये आखिरी साइंटिस्ट है जो हमने मार दिया सदीकी साबर, लेकिन ईरान ने उसके जवाब में दिया है कि हमारे पास 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद है और हमने उनको छुपा के रखा है। ये दूसरी चीज। तीसरा, इस सारी चीजों के अंदर यूरेनियम कहां है जो 60% उन्होंने कर लिया था, उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है। तीसरी बात, इसमें सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। हमारे सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेग्सवर्थ ने ये खुद स्टेटमेंट दी है कि इस कबलस वक्त है कि हम असेस करें कि हमने उनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनके एसेट्स। ये अभी तक कोई नहीं मान रहे। अब इससे आगे चलते हैं कि ईरान अब कहां जा रहा है, कहां रुकेगा, क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज फिर दोबारा एक दफा नेटो में शमूलियत के जाने से पहले फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, बल्कि उसमें पहली दफा कहते हैं हिस्ट्री में कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल को गाली भी दी। उन्होंने एक बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए जो आज तक किसी सदर ने इस्तेमाल नहीं किए। ये फ्रस्ट्रेशन था। दूसरा, इंटरनल इश्यूज हैं इस वक्त अमेरिकन। हमारी जो सिचुएशन रूम था उसके अंदर तुलसी गैबर्ट मौजूद थी या नहीं थी, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई, क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। इसका मतलब है इंटरनल इश्यूज भी मौजूद है। तीसरा, हमारा मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। लोग इस सारे हादसे को, इस ईरान इजराइल जंग को उस तनाजर से भी देख रहे हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी थी। अगर यहां से कमजोर पड़ेंगे, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का क्या बनेगा, पाकिस्तान भारत का क्या बनेगा, और दूसरा ताइवान का क्या बनेगा। सारी चीजें इंटरनेटेड है एक दूसरे के साथ अगर देखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जा चुके हैं नेटो की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन नेटो के कई जो वहां पे मेंबर हैं, एलाइज हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वो वहां पे नहीं आ रहे। ये नेटो के हालात है इस वक्त। अब उसमें चीमा साहब अब बात करते हैं, कतर के ऊपर अटैक किया गया, बता के किया गया अटैक। एक तो मैं देखने वालों को, अपने दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि वहां पे कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, सीरिया, सॉरी इराक, यहाँ पे 7 से 8 आर्मी बेसिस हैं तकरीबन, जहां 40 से 50 हजार सोल्जर अपॉइंटमेंट है। कतर के अंदर 85 के करीब, जो 85 के करीब तैयारे वहां मौजूद थे, जिनको टाइमली निकाल लिया गया है।
अब इस वक्त यहाँ आज लोग वाशिंगटन डीसी में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नुरा कुश्ती है। ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले ईरान को बताया जाता है कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आप जरा हट जाइए साइड पे। उस पर ईरान जो है वो पहले कतर को ऐलान करता है कि हम अटैक करने वाले, दूसरी पीछे हट जाओ। तो लोग ये कंफ्यूज हैं, ये किस किस्म की जंग है, ये किस किस्म की नुरा कुश्ती। कई इसमें से इस वक्त स्पेकुलेट करने वाले कई चीजें स्पेकुलेट कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। ये छोटे बच्चे जो चंद अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो मुसलसल इस पे अपने लब कुशाई कर रहे हैं जी कि ये क्यों दिया गया है, तो ये इसने तो हमला कर दिया। उनके लिए अर्ज ये है कि हमारे पाकिस्तान ने अपनी जंग को रोकने के लिए कहा था कि उन्होंने हमारी और भारत की एक न्यूक्लियर वार को रोका है और वो वाकई रुकी है, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये आप खैर वो इनके खैर जितने मुंह उतनी बातें हैं, इसके इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन आज उनका भी इंतशार है। आज उनकी भी जो हलीमा बाजी सिलाई मशीनों वाली है और जो उनके गंडासे वाले भाईजान है गंडापुर साहब, उनकी आपस में झगड़ा शुरू हो चुका है क्योंकि उन्होंने मुर्शद पाक की मर्जी के बगैर, मुर्शद पाक से दम कराए बगैर वहां का बजट अप्रूव कर दिया है सुबह। यहां से जो मैंने आपको बताया है अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे और कुछ भगौड़े जो यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसने मुर्शद पाक के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उस सूबे के अंदर करप्शन की इतनी ज्यादा इस वक्त भरमार है कि खुदा ना करे कि ये किसी इनकी हुकूमत किसी और सूबे में जाए। बल्कि मैं हाईली रिकमेंड करता रहता हूं कि वहां पे भी गवर्नर राज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे पब्लिक फंड जो है वो एक सियासी पार्टी की का पिगी बैंक समझ के उसको इस्तेमाल किया जाता है। हर जलसे जुलूस में बेदरेक पब्लिक फंडिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है सूबा सरहद के अंदर। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया को पता है, नथिंग न्यू। मुर्शद पाक को भी पता है कि करप्शन के, बल्कि सुना है हिस्से मांगते हैं। हमारी मैडम जो जब यहाँ से जेल से रिहा होकर गई थी तो सबसे पहले उन्होंने पेशावर में बैठ के हिसाब किया था कि पैसे किधर है, हमारा साडा किथे रखते फिर बाज गल करा। तो चीमा साहब ये एक गैंग है करप्शन का, और उनके आपस के अंदर इस वक्त 6-7 ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें वकीलों का ग्रुप अलग है, पठानों का ग्रुप अलग है, पंजाबियों का ग्रुप अलग है, यूट्यूबर जो है उनके ग्रुप अलग हैं, वकीलों के अलग अजीब अजीब किस्म के रंग की बोलियां बोलते हैं सुबह शाम एक दूसरे को बस। और यही हमारे इंतशार खान का यही था कि खुद लड़वाता है बच्चों को और एंजॉय करता है ताकि मेरी पार्टी को कोई हाईजैक ना कर पाए। उसको जेल में अंदर यही फिक्र है कि मेरी पार्टी कोई कभी समझता है कुरैशी साहब ले जाएंगे, कभी समझते हैं परवेज लाई ले जाएंगे, कभी समझता है गंडापुर न ले जाए। और रात को सोता है तो उसको जिन आकर बताते हैं कि तुम्हारी पार्टी में फलां स्ट्रॉन्ग है फलां नहीं है, तो सुबह उठ के वो उसके पीछे पड़ जाता है। बदनसीबी पाकिस्तान की। लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से अमेरिकन इस वक्त देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पार्टी है वो इसको इस तरीके से इस लेंस से देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ तीसरी आलमी जंग को रोक लिया है, बचा लिया है, बल्कि हरमूज के अंदर जो ईरान करना चाहता था, बल्कि उनकी कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया था कि इसको बंद कर दिया जाए। और उससे जो इन्फ्लेशन होनी थी वो एक बहुत अनबिलीवेबल सारी दुनिया के लिए। बल्कि जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके मुबारकबादें दी, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस ईरान और इजराइल कहा, तो तेल की कीमतें 8-8, 9-9 डॉलर पर बैरल गिर गई। तो इस वक्त मुझसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि मैं ट्रंप सपोर्टर हूं, कि जी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं कर पाए कुछ। मैंने कहा 12 साल की तैयारी, ओबामा ने वीक फॉरेन पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप साहब 100 दिनों के अंदर कौन सा जादू है, या तो को पाकिस्तान से जिन्नात उधारे ले दे हमें, वो 5-6 जिन जो है वो मैडम पीरनी को कहे कि उनको अगली फ्लाइट पर बिठा दें पाकिस्तान से अमेरिका, और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस्तेमाल करके सारी चीजें जो है ठीक कर लें। या तो ये तरीका हो सकता है, नॉर्मल तरीके से, इंसानी तरीके से 12 साल का जो एक वीक फॉरेन पॉलिसी है 100 दिन के अंदर फिक्स नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल। फिर दूसरा कहा जाता है कि जी आप वकील हैं, आप जर्नैलों को सपोर्ट करते हैं, आपके जर्नैल ये कर गए।
मुझे ये बताएं कि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पास कौन सा ऐसा जादू या जिन है कि वो सारी फौज को, सारे पाकिस्तान को चंद दिनों के अंदर ठीक करते? इट इज नॉट पॉसिबल। ही इज अ जेंटलमैन हिमसेल्फ, ही इज अ फील्ड मार्शल। और मैं मुसलसल इस चीज को डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि 14 अगस्त यौम आजादी थी, 10 मई भी यौम आजादी थी, 10 मई भी यौम आजादी थी। 80 त्यारे जब लेकर आने थे, 5-5 मिसाइल साथ लेकर, 400 मिसाइल मारने का इरादा था, गाजा बनना था, गाजा। आज देख लें ईरान की हालत क्या है, आज देख लें गाजा की हालत क्या है। और ये तीनों की तीनों पार्टियां, शुक्र है ये हमारे फील्ड मार्शल साहब ने नहीं बनाई, लेकिन बनाई फौज ने, तीनों पार्टी। भट्टो साहब अयूब को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ साहब जियाउल हक के थे, और ये जहीरुल इस्लाम है, ये हमारे जो मुर्शद पाक है, इनका बाप थे जनरल बाजवा साहब। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनके हालात क्या है। और पाकिस्तान के रोल से, पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट फ्रॉम 1947, रीजन अ लार्जर कंट्री नेक्स्ट डोर विद मोर सोर्स रिसोर्सेज। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी ना होती, आज आप या बांग्लादेश होते, या गाजा होते, या इराक होते, ईरान होते, लीबिया होते। तो इसमें से रोल कोई बंदा मेरे साथ डिबेट करके आर्मी के रोल को निकाल के दिखा दे कि हाउ यू कैन रन पाकिस्तान, इट इज इम्पॉसिबल। और दूसरा, कौम की हालत ये है, चीमा साहब मेरे ऊपर इस वक्त ट्रोलिंग की जा रही है कि जी शायद मैंने कहा कि शराब लीगल की जाए पाकिस्तान में। तो मैंने कल परसों किसी के साथ बैठा था, मैंने कहा मैं पैदा मुसलमान हुआ था, मरूंगा भी एज ए मुसलमान, लेकिन रियासत मदीना के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर 600 लिकर स्टोर बन रहा है। कहा जाता है टूरिस्टों के लिए बनाया जाएगा, गैर मुस्लिमों के लिए बनाया जाएगा सऊदी अरेबिया में। चीमा साहब दुबई के अंदर, यूएई के अंदर लिकर स्टोर खुले हैं, शराब खाने खुले हैं, जिन्होंने पीनी है, जो नहीं पीनी तो ना पिए। टर्की के अंदर खुले हैं, टर्की के अंदर जाकर। दूसरा चीमा साहब, मैंने उस ट्वीट के अंदर ये कहा था, बल्कि उस ब्लॉग के अंदर कहा था कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा शराब पीता है, शराब को लीगलाइज करके उस पर टैक्स लगा दें, इनकम का बायस बने। आप जो बैंक हर वक्त बैंकरप्सी के आगे पीछे फिरते हैं, मैंने तो एक सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने के लिए कहा था। दूसरा, मेरे खिलाफ ट्रोल किया इस पार्टी ने पिछले दिनों कि मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूं। मेरे एक ट्वीट को इन्होंने बार बार सामने रखा। चीमा साहब, मेरी उस ट्वीट के अंदर यह था कि कंडेम किया था जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था। मैं उस दिन हमास के खिलाफ था क्योंकि उन्होंने निहत्ते ज्यूज को मारा था। उसके बाद जो इजराइल इस वक्त गाजा में कर रहा है, जो ईरान में कर रहा है, मैं उसके भी खिलाफ। मैं दुनिया में किसी भी ह्यूमन सफरिंग जहां भी हो, चाहे हिंदू, सिख, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, मैं उसके खिलाफ हूं, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ हूं। मेरी इंटरप्रिटेशन चेंज करके तो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं। आई डोंट केयर। मैं ना तो कमेंट पढ़ता हूं, ना मुझे इससे फिक्र पड़ता है, क्योंकि ये मेरे बच्चे जो है, अमीर घरों के बिगड़े बच्चे, ये इंग्लिश में ट्वीट नहीं कर सकते। ये अफसोस जरूर है, दुख होता है कि ये मुझे गालियां भी उर्दू या पंजाबी में देते हैं, जो आम अमेरिकन और आम जी शऊर पढ़े लिखे लोग उसको नहीं समझ सकते। तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? जी मतलब मैं जब ये करता हूं, बोलता हूं पब्लिक में, दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज, ये पार्ट ऑफ द पैकेज। हाँ, अब आज भी मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूं चीमा साहब। मैं आई एम द फर्म बिलीवर कि पाकिस्तान और भारत के आपस में रिलेशनशिप होने चाहिए। मैं आज भी फर्म बिलीवर हूं कि भारत के सारे रीजन के अंदर उनके बांग्लादेश, नेपाल के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए। मैं हमेशा प्रमोट करता रहूं पाकिस्तान के भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना, सबसे रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे मूविंग फॉरवर्ड। जंगों में से कुछ नहीं निकलता। 12 दिन इजराइल ईरान ने मारा, फिर टेबल पे आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बजाय आप हथियारों पे पैसे खर्च करें, तालीम पे खर्च करें, एक दूसरे की बहबूद पे खर्च करें, प्यार के अलावा, दूसरी लव के अलावा, डायलॉग के अलावा, देयर इज नो थर्ड वे टू मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमी के साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करने बजाय कि एक दूसरे के आप माओ के बच्चे मारे। मैं आज भी उसका फर्म बिलीवर हूं। मैं ना किसी से मैं किसी फेथ बेस, उसके ओरिजिन बेस, आई कैन नॉट हेट देम, आई लव ऑल ऑफ देम। मेरी बच्ची का इवेंट था कल परसों, शादी की, उसकी एनिवर्सरी थी माता। इस आजकल के कड़े हालात में भी मैंने स्टेज पे खड़े होकर नमस्कार भी कहा है, सत श्री अकाल भी कहा है। और उस पार्टी के अंदर सिख भी थे, हिंदू भी थे, पाकिस्तानी भी थे, सब थे, गोरे थे, काले थे। और मैंने उनको यही कहा कि गॉड ब्लेस अमेरिका, यहाँ आके हम लोग लर्न करते हैं हाउ टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। और मैंने अपनी मैं बच्चों को इसी तरह रेज किया, मैं कहा सारे तुम्हारे चाचे हैं, सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और दिस इज हाउ इट इज।
और आपको पता ही है मेरे बच्चों का जो फादर फिगर है जसदीप सिंह है। मेरी बच्ची ने तकरीर में भी कहा अपनी में कि आई एम सो प्राउड टू हैव एज अ फादर फिगर। तो ये दर हकीकत ये कह लेना मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मैं आप अगर आप अपने कंट्री को प्रमोट करें तो ठीक है, मैं अपने कंट्री को प्रमोट करूं तो ये गलत है। लेकिन अल्टीमेटली मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मैं पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े और इनका खून देखना चाहेंगे तो आप कैन नॉट प्रमोट इट। आप मेरे भाई बहन है, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो किसी का भी कहता हूं कि आप ना किया करें। आपके तो भारत के अंदर तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आबाद है, बहुत ज्यादा है वहां। तो आप किस तरह एक रिलीजन और एक इन चीजों के आप खिलाफ हो सकते हैं? ये रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये कि चीमा साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, करें जिस तरह आप करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, ख्वाहिश रखनी चाहिए कि अमन की तरफ जाएं। और इजराइल हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, यूक्रेन, रशिया हो, दुआ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द सारे तनाज़ात, ये मामले डायलॉग के जरिए ठीक हों, and we move forward with prosperity and peace. बिल्कुल सही कहा आपने ताड़ साहब, और आप इसमें तो कोई शक नहीं है, हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, दुनिया के जिस फोरम पे भी खड़े हों। ताड़ साहब, ये जो ट्रम्प साहब तो यूरोप पहुंच गए हैं, हेग, ये तो यूरोपियंस को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अपना डिफेंस बजट 5% पे करो, नेटो, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं करूंगा। ताड़ साहब, बड़ी परेशानी है यूरोप के अंदर। वैसे एक बात बताऊं, कभी हुआ नहीं है, लेकिन कल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो अमेरिका ने ईरान पे स्ट्राइक्स की हैं वो इलीगल हैं। किसी यूरोपियन मुल्क ने कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा था ये इलीगल स्ट्राइक्स हैं जो अमेरिका ने किया है, क्योंकि ये तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स आईए के सेफगार्ड्स के नीचे काम कर रहे थे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो मेंबर है, इसके बावजूद आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। आप क्या देखते हैं, क्या कन्फ्रंटेशन है? थोड़ा अरसा पहले मैक्रोन साहब तो कहते थे कि एशिया और यूरोप को इकट्ठे हो जाना चाहिए, बीच में से उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को निकाल दिया था बिकॉज अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप और स्टाइल है। बहरहाल, क्या देखते हैं ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का नेटो का दौरा है, इसको कैसे देखते हैं? और फिर मैंने एक सवाल मोदी साहब वाला भी करना है, कि जिसपे मोदी साहब ने कहा, आपसे मैंने पूछा नहीं था, कि मोदी साहब ने कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन को रिजेक्ट करके इंडिया आ गया और मैं मेरे इंडिया के दोस्तों आपको मिलने आया था। जरा इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि क्या इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म आ रही है या आने वाली है, कैसे उसको भी कैसे देखते हैं? लेकिन पहले ट्रंप वाला जी जी तार देखिए चीमा साहब, 2 चीजें हैं। पहले तो मैक्रोन की बात करना चाहूंगा, 5% उनको जो चीमा साहब, हालात ये है कि अमेरिका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अरसा हो चुका पैसे नहीं लगे, कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना, कोई नई हाईवे नहीं बनी। सुबह गोरा निकलता है, काला निकलता है, अमेरिकन निकलता है, 3 घंटे सड़कों पे खजल होकर वो जहां पर पहुंचता है, 3 घंटे शाम को वो जलीलो ख्वार होकर वापस घर पहुंचता है, क्योंकि कोई सड़क नहीं बनाई गई नहीं पिछले 30-35 साल। वो कहां गया है पैसा? वो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खा गया सारा। वो बिल्कुल खा के डकार भी नहीं मारा उसने। हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सारा खा गया, सारा। करप्शन है इस वक्त मिलियंस में नहीं बिलियंस में हो रही है अमेरिका में अंदर। अब उसको अगर पैसा यहां बचा, तो पैसा जा कर रहा है। एक यहाँ पे एक लॉबी है चीमा साहब, के स्ट्रीट के ऊपर आपके थिंक टैंक हैं या फिर लॉबियां हैं, वो मुसलसल चाहती हैं कि अमेरिका हालते जंग में रहे ताकि हमारा गुलशन का कारोबार चलता रहे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट देम। वो कहता है कि यूरोप आप अपना डिफेंस अपना करो खुद, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने। और उसके लिए जरूरी है कि आप मुमालिक वो जो है, और दूसरा चीमा साहब वो साथ भी नहीं चलते अमेरिका के। उनके पैसा डिफेंस से पैसे बचाते हैं, सोशलिस्ट एजेंडे पे लगा देते हैं। आप इस वक्त जाके देख लें यूके के अंदर पाकिस्तानी इंडियन हमारे दूसरे जो कितने लोग उनके वेलफेयर सिस्टम को किस तरह अब्यूज कर रहे हैं। अब यूरोप के चीमा साहब, एक कंट्री, मुझे मेरा ख्याल है अगले दिन मैं उस कंट्री में गया था, मुझे शायद हॉलैंड या फ्रांस के अंदर प्रेगनेंसी बच्चा होने पे 1 साल की पेड छुट्टी डिफेंस अमेरिका करे। और आप वहां पे ये करें कि अगर किसी खातून का बच्चा होना है तो 1 साल छुट्टी पे बैठी है पेड। ये कहां की अक्लमंदी? और फिर वहां पे इलीगल इमिग्रेशन काम करने के लिए उनके बाद लोग अफ्रीका से और पाकिस्तान से जा रहे हैं काम उनके करने के लिए, कश्तियों में डूब डूब के काम वो करते हैं। एक कराची बैठे हैं सारे ताड़ियां पे मार दें जो वहां के सिटीजन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली चीमा साहब, अमेरिका ने भी तो सड़कें बनानी है,
वो यहां भी तो एयरपोर्ट नजर आए, तो टूटते फिर रहे हैं, हर चीज गिर रही है। एक तो ये है, दूसरा चीमा सब इलीगल कहते हैं, ये इलीगल, ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले जो हमारे रशिया के सदर हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर रखा है, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, आपको याद होगा कि कहीं जाके इनको कोई इस तरह का। और दूसरा, इन्होंने बीबी नेतन्याहू के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई इस तरह की, लेकिन यही एक वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिकन कई मेरे जैसे जो है वो इन चीजों के खिलाफ हैं कि सिर्फ खर्चे ही कर रहे हैं, चीमा साहब तनख्वाह ले रहे हैं, उनके रेजोल्यूशन का बनता कुछ नहीं, कुच भी नहीं बनता चीमा साहब, कुछ भी, कोई इम्प्लीकेशन नहीं, ना यूनाइटेड नेशंस की है, ना नेटो के कोई हालात हैं, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूछता है, ना ओआईसी को पूछता है, कोई भी इनकी इफादियत नहीं है। तो अगर फ्रांस वालों ने कहना तो या तो खुल के कहें, इसका भी जवाब आ जाएगा उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, कोई ना कोई उनको भी वार्निंग देंगे, हो सकता है टैरिफ भी लगा दें फ्रांस के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो इसका करेंगे, वो एक्शन लेंगे। अब रही बात मोदी साहब की, चीमा साहब देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे गए थे G7, उन्होंने वहां पे जितने लोग आए थे उनको जिस तरीके से स्नब किया, मैं पहली बात, उन्होंने कहा जी ये G7 का क्या मकसद है, यहाँ पे तो कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका मैं फोन भी नहीं उठाता, इसको तो G8 G9 होना चाहिए, इसमें तो रशिया भी होना चाहिए और इसमें चाइना भी होना चाहिए, उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने देखें जो बात हुई थी, बल्कि मैं समझता हूँ मुझे उस पर भी इन्होंने फौरन डैमेज कंट्रोल किया था, फौरन इन्होंने कहा जी कि इनकी टेलीफोन पे बात हुई है 35 मिनट, अब वो क्या हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन डैमेज वाज डन। वो ना सिर्फ इनसे नहीं मिले बल्कि वो यूक्रेन के सदर से भी नहीं मिले थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतनी जल्दी थी वापस आए, तो वापस आके उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 1 घंटा मिलना था, उसी दिन 2 घंटे बैठे रहे उनके साथ, और जो उन्होंने बताया उनको उनके साथ, वो एक अलग चीज है कि आप ईरान को भी हमसे ज्यादा समझते हैं, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव यू हियर। तो इस वक्त जो दर हकीकत भारत की फॉरेन पॉलिसी जो अपने आप को रीअलाइन नहीं कर रही, चीमा साहब अपना नुकसान कर रहे हैं। वो रीअलाइन करने का मकसद ये है कि हवाओं के रुख जब बदलते हैं तो हवा के साथ चलते हैं। हवा के साथ चलने से मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिजाज को समझने से वो कासर रहे हैं। वो जब ट्रेड की बात करते हैं तो ना उनके साथ ट्रेड की ताली बजाते हैं, जब वो ये बात करते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग को सीज फायर कराया, उसके भी खिलाफ जाते हैं, ठीक है चिमा। दूसरी तरफ वो अपना सुपर स्ट्रोक मारते हैं पाकिस्तान के, हमने नोबेल पीस प्राइज देना। देखे ना, वो चल पड़े हवाओं के रुखों के साथ, ये नहीं चाहते। ये आज भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमसे पूछ के चलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारी नकल उतारते हैं, वी आर लार्जर देन अमेरिका, वी आर लार्जर देन द वर्ल्ड। इसमें नुकसान किसका है? नुकसान फिर उन्हीं का है कि जो ओवर कॉन्फिडेंट है। नुकसान तो उन्हीं का होना चाहिए साहब, किसका हो रहा है? तो हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, बल्कि मजीद आगे फ्यूचर में मजीद होगा इस वक्त। बल्कि यहाँ पे जो हमारी भारतीय लॉबी है परेशान है बेचारे कि व्हाई द भारत इज नॉट गोइंग अलोंग विद द व्हाइट हाउस। चीमा साहब, इसमें मैं समझता था कि वहां बहुत समझदार डिप्लोमेट है, वो डैमेज कंट्रोल करेंगे, भारत अमेरिका के साथ चलने की कोशिश करेंगे। पहले चलते रहे हैं जब से पाकिस्तान का नाम इक्वल बेसिस पे, उनको मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एतराज ये है कि पाकिस्तान का नाम भारत के इक्वल क्यों लिया जाता है, ये उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन सर्कमस्टांसेस हैज चेंज। 10 मई के बाद दुनिया का रुख जो है मेरे ख्याल में, और जो मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने कहा था कि किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करा लें। ये पहला मास्टर स्ट्रोक था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। दूसरा मास्टर स्ट्रोक था बिलावल भुट्टो साहब का, जो उन्होंने यहां आके कहा है कि हम अमन चाहते हैं, सारी दुनिया से कहेंगे कि आप भारत और पाकिस्तान को टेबल पर बिठा के अमन की तरफ लेके जाए। ये दूसरा। तीसरा जो है मेरे ख्याल में मास्टर स्ट्रोक है, वो आपके फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका आके किया है। जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनकी 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटों में हुई, जिस तरीके से पेंटागन ने उनको रिसीव किया, जिस तरीके से उनकी दूसरी मुलाकातें हुई, मेरा ख्याल है भारत को चाहिए कि इन चीजों को रिकैलिब्रेट करें, अपने आप को रिकैलिब्रेट, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करें। इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट, अदरवाइज दे मे हर्ट देमसेल्फ फर्दरमोर।
बिल्कुल तार साहब, बात सही है कि रिकैलिब्रेशन करनी चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस, तार साहब, एक अक्सर आप अमेरिकी लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की अमेरिका के अंदर बात करते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं, इस पे आप जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तार साहब, आपने बहुत एलैबोरेट तरीके से हमें बताया कि किस तरह इंडियन लॉबी जो है वो अमेरिका के सिस्टम में आ गई। डॉक्टर साहब, तार साहब, तुलसी गैबर्ड साइडलाइन हो चुकी हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो उस मीटिंग जो सिचुएशन रूम के अंदर वो मौजूद थी या नहीं, होती तो जरूर तस्वीर आती। ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी बंदा अंदर मौजूद हो और उसकी तस्वीर ना आए, पहली बात। दूसरी तरफ से विवेक रामास्वामी को साइड पे कर दिया गया था शुरू में ही, वो ओहायो चले गए। तीसरा तार साहब माइक वॉल्ट्स, इंडिया कॉकस का हेड था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। तीन इंपॉर्टेंट बंदे थे जो इंडियन लॉबी का हिस्सा थे। एक चौथा बंदा रह गया है, जारी बात है, वो एफबीआई का चीफ है, और वो भी कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इंडियन लॉबी को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है, साइडलाइन हो गई है, हालत सिचुएशन ऐसे बन गई है, या क्या आप समझते हैं कि ये ऑन पर्पस नहीं हो रहा, ये सिचुएशन किस तरह क्रिएट हो रही? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, डायरेक्टली जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया है उनको मैं डायरेक्टली इंडियन लॉबी का हिस्सा इस वजह से भी नहीं समझता। आप देखें, इनमें से ज्यादातर जो भारतीय हैं वो यहाँ अमेरिका के पैदा हुए, यहाँ बॉर्न है, यहाँ के सिस्टम के अंदर वो रेज हुए हैं। ये नजर आता है कि ये शायद इंडिया के लिए बड़े सिंपथाइजर होंगे, हालांकि बात है, हकीकत ये नहीं है। दे आर अमेरिकन, दे आर अमेरिकन, हार्डकोर अमेरिकन। वो इस पोजीशन पे ना पहुंचते जब अगर वो हार्डकोर अमेरिकन ट्रम्पस्टर ना होते, वो इस जगह पर ही ना पहुंचते। उनकी फीलिंग्स अमेरिका के लिए फर्स्ट है। और मैं इसमें मैंने कई चीजें ये भी देखी कि कई दफा वो इस वक्त, मैं खैर ये लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कई दफा वो भारत की फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते। उसकी मिसाल आप देख लें कि इस वक्त जो भारतीय डिसेंट की भारत नजाद जो कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेस मैन है, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी असल लॉबी कौन है? असल लॉबी उनकी वो है, अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है फिर भी सपोर्ट करता हो, जिस तरह विवेक रामास्वामी जो है वो उनके बारे में कहा जाता था हर साल वो भारत जाते थे और उनके माँ बाप जो है वो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है भारत के साथ, और फिर वो उसको शो भी करे। तो विवेक रामास्वामी जब गए तो वो भारत को प्रमोट भी करते रहे हैं। उनसे ज्यादा तो जो लॉबी मैं जिसको कहूंगा कि हमारे जेडी वाई साहब की मिसेज हैं, वो जिस तरीके से भारत गई और जिस तरीके से अपने बच्चों को भारत के लिबास पहनाया और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया और जिस तरीके से वो प्रमोट करती रही हैं, दे आर द लॉबी। और दूसरे ऐसे उनकी जो ज्यादा लॉबी वो है जो इस वक्त उनके स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे जो इंटर्नशिपें कर रहे हैं और मुसलसल भारत एम्बेसी और भारत के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ इन टच रहते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं, दे आर देयर लॉबी, दे आर देयर लॉबी। जो बच्चे यहाँ के बॉर्न हैं, दे हैव अबैंडन देयर ओपिनियन स्पेशली और फीलिंग्स। उनको सही लॉबी नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल में। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि जो इस पोजीशन में हो और फिर भी वो दे आर एट लार्ज। इस वक्त भारतीय डायस्पोरा जो है अमेरिका का एक अमीर तरीन डायस्पोरा है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब वो पता नहीं इसमें इसको अच्छी लेंस से देखा जाए या उनका एक ये सेटबैक देखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड के अंदर उस चीज को डिफरेंटली देखा जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो ज्यादा झुकाव भारत की तरफ था वो क्लिंटन पीरियड में, ट्रंप पीरियड, ओबामा पीरियड में और बाइडेन पीरियड में रहा है। अब चीजें जो है वो तब्दील होती नजर आती हैं। उसका सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो इम्पैक्ट है वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना। 56 इंच की छातियां दोनों लोगों की 56 की हैं, तो आप फिगर आउट कर लें कि फिर वो एक दूसरे से किस तरह डील करेंगे। डॉक्टर साहब, बात तो सही है, दोनों साइड पे 56 इंच है, और ट्रम्प साहब तो अपनी बात मनवा के ही बैठते हैं। वो तो कौन उनके आगे नो करे, वो तो दूसरा चीज मैं जो बात करना चाह रहा था, ये दुख वाली बात है, बहुत गलत बात है, ट्रेंड ही गलत है कि जो भी आपकी एक सियासी पार्टी से डिसएग्री करता हो तो आप उसके खिलाफ इतनी ट्रोलिंग करते हैं भारत में, इतनी ट्रोलिंग करते हैं उसकी। और फिर मीडिया है वो तो फिर अगले लेवल पे चला जाता है ना, वो तो गुजरांवाला सी पोर्ट बना देता है। जिस तरह जंग के दौरान लाहौर में भी सी पोर्ट थी और गुजरांवाला का भी साथ जो था वो समुद्र साथ रखता था उसका।
आप देख लें फिर ये किस लेवल पर जाते हैं। अफसोस की बात है। और इन्होंने दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर ली है, क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली। बल्कि भारत के अंदर भी क्रेडिबिलिटी, पढ़े लिखे लोग अब इनको ना वो खबरें सुनते हैं ना इनकी चीज बातों पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल ऐसा देखते हैं कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं और ट्रम्प साहब का दौरा कैसा रहता है और पीस प्रोसेस किस तरह चलता है मिडल ईस्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। हमेशा जिंदाबाद।